नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, MD Obstetrics and Gynecology, your friend, philosopher and guide. Here again with another interesting topic, and which maybe it's talking about it is a taboo, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है. आज मैं मेल इनफर्टिलिटी, इसकी डायग्नोसिस और मैनेजमेंट, क्या कारण है, क्या किया जा सकता है इसके लिए, इसके बारे में बात करूँगी. अभी आज की सोसाइटी में हमारे अगर किसी भी कपल को बच्चे होने में दिक्कत होती है तो ऑटोमेटिकली सारा ब्लेम वाइफ के ऊपर चला जाता है. लोग सोचते नहीं हैं इस टर्म्स में कि मेल पार्टनर में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. और लेकिन पिछले 15-20 सालों से जो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के आने के बाद जो ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, अब आई तो बहुत पहले थी, लेकिन अब जो बहुत कॉमनली यूज़ होने लगी है उससे लोगों का एक पर्सपेक्टिव बदल गया है और समझने लगे हैं उसके बारे में कि क्या है. इवन गायनेकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा मेल पार्टनर्स को ना तो इन्वेस्टिगेट करते हैं, ना उसको ज़्यादा ट्रीटमेंट करने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं. सिर्फ जो ART टेक्निक्स वाले जो लोग हैं, जहाँ स्पेशल एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं, वही लोग उसको ट्रीट करते हैं. चलिए जानते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं मेल इनफर्टिलिटी के. इन कारणों को हम 3 लेवल्स पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि जो मेन ऑर्गन है, जो टेस्टोस्टेरोन या जो मेन हार्मोन है मेल का, वो प्रोड्यूस करने का, और स्पर्म प्रोड्यूस करने की जो जगह है वो टेस्टिस है, वो मेन फैक्ट्री है आप कह सकते हो. तो उसके ऊपर के लेवल पे और उसके नीचे के लेवल पे देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स, जिनको हम प्री टेस्टिकुलर बोलते हैं, टेस्टिकुलर एंड देन पोस्ट टेस्टिकुलर. लेट्स टॉक अबाउट प्री टेस्टिकुलर. जो टेस्टिस है वो मेल हार्मोन बनाती है, टेस्टोस्टेरोन, लेकिन उसको उसके लिए ऑर्डर चाहिए, और ये ऑर्डर आता है ब्रेन से. ब्रेन में एक स्ट्रक्चर है जिसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं, और वहाँ से कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कि ये ऑर्डर देते हैं टेस्टिस को कि आप ये टेस्टोस्टेरोन बनाइए, तभी वो बनता है. अगर वो वहाँ से ऑर्डर नहीं आए तो वो नहीं बन सकता. अब ये ऑर्डर क्यों नहीं आता, तो इसको हम, इस कंडीशन को हाइपोगोनाडिज्म कहते हैं. फॉरगेट अबाउट द नेम, इट्स डिफिकल्ट एंड देयर इज नो नीड टू रिमेंबर. सिर्फ इतना याद रखिए कि ये ब्रेन से ऑर्डर्स आ रहे हैं, हाइपोथैलेमस से. और इसमें अगर ब्रेन में कभी इंजरी हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई ऑपरेशन हो जाए, या कभी रेडिएशन किसी वजह से लग जाए, या कोई कीमोथेरेपी वगैरह यूज़ हो जाए, या फिर लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ, जैसे कि सब्सटेंस अब्यूज़ है, गांजा है, भांग है, इस तरह की चीज़ें अगर लॉन्ग टर्म अगर उनका यूज़ किया जाए, और दूसरे सब्सटेंस अब्यूज़ हैं, वो हाइपोथैलेमस को सप्रेस कर सकते हैं वो ऑर्डर्स देने के लिए कि आप टेस्टिस को, कि आप मेल हार्मोन बनाओ. कभी कभी ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है. इसमें देयर आर डिफरेंट सिंड्रोम्स लाइक कैलमैन सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. वो कंपैरेटिवली कम है, पर दे आर देयर. इसके अलावा ब्रेन के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है. पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम प्रोलैक्टिन कहते हैं, और कभी कभी ये प्रोलैक्टिन जो है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसकी वजह से ये जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है वो सप्रेस हो जाता है, जो टेस्टिस को बनाना चाहिए. अब ये क्यों हो जाता है? एक क्रॉनिक स्ट्रेस समटाइम्स इज़ अ कॉज फॉर इंक्रीज्ड प्रोलैक्टिन लेवल्स. कभी कभी लिवर की डिजीज़, किडनी डिजीज़, कभी कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ इस तरह की होती हैं, जो कि ये फंक्शन जो पिट्यूटरी ग्लैंड का है उसको एबनॉर्मल कर देती हैं, एंड दे कॉज अ लॉट ऑफ प्रोलैक्टिन, एंड प्रोलैक्टिन की वजह से ये सप्रेस हो जाता है मेल हार्मोन बनना. ये कारण से ये मेन जो है वो हम कहते हैं प्री टेस्टिकुलर है, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज़ इन द ब्रेन. देन वी कम एट द लेवल ऑफ टेस्टिस, विच इज़ द मेन प्रोडक्शन प्लेस, जहाँ पे कि हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, और साथ ही साथ ये जो स्पर्म्स हैं वो भी बन रहे हैं. एक बहुत कॉमन कंडीशन है जिसको वेरिकोसील बोलते हैं. नॉर्मली जो टेस्टिस है उससे जो ब्लड वापस जाता है एक वेन से, जिसको स्पर्मेटिक वेन कहते हैं. अगर उस वेन के वाल्व्स थोड़ा वीक हो जाएं तो वो ब्लड का वापस जाना जो है हार्ट की तरफ, वो इफ़ेक्ट हो जाता है, और वो थोड़े थोड़े इकट्ठा ब्लड होते होते गुच्छे जैसे ब्लड के बन जाते हैं,
जिनको वेरिकोसील वेन कहते हैं, और उसकी वजह से जो टेस्टिस का लोकल टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है एंड दैट अफेक्ट्स द स्पर्म प्रोडक्शन एडवर्सली। दूसरी एक कंडीशन है जिसको हम अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं। कभी कभी बच्चे पैदा होते हैं जब, तो उनकी जो टेस्टिस है नॉर्मल प्लेस जो स्क्रोटम का प्लेस होता है वहाँ पे नहीं होती, उसकी वहाँ पर पहुँचती ही नहीं है, उसकी जगह या तो वो एब्डोमेन में रह जाती है या एक जो साइड में ग्रॉइंस में इंगोइनल कैनाल होती है वहाँ पे रह जाती है। ऐसे बच्चों को वी वॉच फॉर 6 months, 6 महीने में अक्सर वो अपने आप ही अपनी डिसेंड होकर अपनी जगह पे आ जाती है। अगर 6 महीने में ये टेस्टिस वापस नहीं आती तो इसका ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 साल के अंदर ऑपरेटिव ट्रीटमेंट ना किया जाए तो फिर ये परमानेंट डैमेज कर सकता है टेस्टिस को एंड आगे फर्टिलिटी अफेक्ट हो जाती है, इवन हार्मोन प्रोडक्शन भी अफेक्ट हो जाता है। कभी कभी यंग एज में भी टेस्टिकुलर कैंसर हो जाता है, ऑल्दो ज़्यादातर कैंसर्स बड़े एज में होते हैं पर टेस्टिस में अक्सर कैंसर जो है वो यंग एज में भी मिलने लगता है। कभी रेडिएशन हो जाता है, जैसे किसी और जगह कैंसर हुआ और बॉडी को रेडियोथेरेपी मिली या कीमोथेरेपी मिली, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द स्पर्म प्रोडक्शन बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी हाईली बहुत डेवलपिंग और डिवाइडिंग सेल्स रहते हैं एंड दे आर वेरी सेंसिटिव, तो वो बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं। किसी किसी केस में एक जेनेटिक एबनॉर्मलिटी भी होती है। एजोस्पर्मिया करके एक कंडीशन है जहाँ पे जब हम सीमेन टेस्ट करते हैं, जब जैसे ही कपल आता है कोई भी इनफर्टिलिटी के, तो हम हस्बैंड का सीमेन एग्जामिनेशन ऑर्डर करते हैं और उसमें कभी देखते हैं कि कोई भी स्पर्म्स नहीं है, एक भी नहीं दिख रहा, या फिर दिख भी रहे हैं तो बहुत ही कम दिख रहे हैं नाम मात्र के लिए। ऐसी कंडीशंस में 15 to 20% केसेस में ऐसा होता है कि जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं और हमें उनका कैरियोटाइपिंग या जो क्रोमोसोमल एनालिसिस है वो करवानी पड़ती है देखने के लिए कि कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि जिसको हम कहते हैं हाइपरथर्मिया। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि स्क्रोटम का अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो हमेशा इस बात का डर रहता है कि स्पर्म जो प्रोडक्शन है वो एडवर्सली इफेक्ट हो जाए। और क्यों बढ़ जाता है, बहुत से कारण हैं। कभी कभी बहुत टाइट अंडरगारमेंट्स जिसकी वजह से कि एयरेशन नहीं हो पाता उस एरिया का, वहाँ पे एक प्रॉपर एयर सर्कुलेशन होना चाहिए जिससे कि नॉर्मल टेम्परेचर स्क्रोटम का बना रहे। अगर वो एयर सर्कुलेशन इफेक्ट होता है तो फिर वो दैट कैन गिव राइज टू डिफ़िकल्टी। ऑल्सो कभी जैसे हीटेड कार सीट्स हैं जो बहुत रेगुलर सोना बाथ लेते हैं या फिर हॉट टब्स में यूज़ करते हैं, या जैसे जो प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जैसे वेल्डिंग वाले लोग हैं जो बहुत हीट से जिनका एक्सपोजर रहता है, ट्रक ड्राइवर्स हु आर सिटिंग इन दैट फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन हीट इन दैट ट्रक, जिससे कि उनका जो स्क्रोटम है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो ये सब कारण जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो कर सकते हैं। Then another thing is cell phones. इसके लिए ऐसा लगता है कि कुछ किया ही नहीं जा सकता, सबको बताते हैं, सबको समझाते हैं, लेकिन शायद यूथ इज़ इनसेपरेबल विद सेल फोन। वो सेल फोन यूज़ करते हैं और हमेशा अपने हिप पॉकेट्स में रखते हैं। इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जनरेट होती हैं बहुत लो लेवल की। दे आर एक्सपोज्ड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। वो हर तरह का फंक्शन जो स्पर्म्स का है, चाहे वो उसकी मोटिलिटी है, चाहे उसका काउंट है, चाहे उसकी मॉर्फोलॉजी है, चाहे उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है, सबको एडवर्सली इफेक्ट करती है। आइडियली इट शुड नॉट बी यूज्ड रेगुलरली, kept in the pocket, and this should be actually advertised, जो कि ज़्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं है और जिनको पता भी है वो भी अपने आप को इससे दूर नहीं रख पाते हैं। टोबैको यूज़, टोबैको इन एनी फॉर्म, चाहे वो सिगरेट स्मोकिंग हो, चाहे वो टोबैको चूइंग हो, वो एडवर्सली इफेक्ट करती है। दैट रिमाइंड्स मी ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। अ कपल केम जिनका कि बहुत, जब उनका सीमेन एग्जामिनेशन करवाया हस्बैंड का, विच वॉज वेरी लो काउंट, सो आई आस्क्ड हिम कि आप लेते हैं क्या, सिगरेट पीते हैं? उन्होंने नहीं, सिगरेट नहीं पीते। आप तंबाकू खाते हैं? नहीं खाते। फिर काफ़ी कुछ प्रोबिंग के बाद पता लगा कि वो हुक्का लाउंज में जाते हैं। तो किसी भी फॉर्म में अगर आप टोबैको आपके बॉडी में जा रहा है, दैट इज़ टॉक्सिक मटीरियल एंड दैट कैन लीड टू डैमेज टू स्पर्म्स। मैंने उनसे बोला 3 महीने मत जाइए हुक्का लाउंज, एंड ये दवाइयाँ खाइए। आफ्टर 3 months द काउंट वॉज एब्सोल्युटली नॉर्मल। सो
This is very very important and one has to understand it. Testicular injury of any sort, कभी भी चोट लग जाए टेस्टिस में, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है. कभी तो उसका जैसे लॉस ऑफ टिश्यू हो गया या फिर इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है कि स्पर्म्स ठीक से नहीं बनते. एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है मम्प्स का. बच्चों में ख़ासतौर पे जो लड़के 12 से 15 साल की एज के हैं, उनमें अगर मम्प्स हो जाते हैं तो 20% केसेस में टेस्टिस आर इफेक्टेड, जिसको हम ऑर्काइटिस कहते हैं. इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है. एंड आउट ऑफ दोज 20%, 1/4 ऑफ देम द टेस्टिस गेट इफेक्टेड और उनको स्पर्म प्रोडक्शन एकदम ख़त्म हो जाता है. एंड जो पहले पता ही नहीं चलता है एंड बाद में जब फर्टिलिटी इफेक्ट होती है तब उसको पता चलता है. सो एवरीवन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल. किसी भी बच्चे को जब मम्प्स होते हैं उनका ऑर्काइटिस का ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी होना चाहिए. आजकल तो अच्छी एंटीवायरल ड्रग्स भी हैं जिससे कि ये बाद में आने वाली प्रॉब्लम ना रहे. कभी कभी एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस होती हैं बॉडी में, जिसमें जो एक देयर इज अ टर्म विच वी कॉल एज जैसे ब्लड टेस्टिस बैरियर, मतलब कि ब्लड के अंदर जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं वो नॉर्मली टेस्टिस के अंदर नहीं जा सकते. लेकिन अगर इंजरी हो जाए या किसी तरह के इन्फेक्शंस हो जाए तो कभी कभी ये बैरियर टूट जाता है और जो इम्यून सेल्स हैं वो टेस्टिस के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ उनको डैमेज करने लगते हैं. जो एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जिनसे कि वो स्पर्म्स हैं वो सारे डैमेज हो जाते हैं. एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट कॉज फॉर दिस. एडवांस्ड एज ऑल्सो इज़ वन ऑफ द कॉज. वैसे तो ज़्यादातर ये महिलाओं में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, लेकिन इवन फॉर मेन जैसे जैसे एज बढ़ती है स्पर्म काउंट एंड फंक्शन ये सब कम होता जाता है. और क्योंकि आजकल ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है कि लेट मैरिजेस की, और इवन मैरिज अगर ठीक टाइम पे हो भी जाए तो प्रेगनेंसी डिफर करने के लिए फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो दिस ऑल्सो शुड बी केप्ट इन माइंड. अब हम आते हैं पोस्ट टेस्टिकुलर. ये तो टेस्टिक्स के लेवल पे कॉजेज हो गए. पोस्ट टेस्टिकुलर देयर अ डक्ट जो स्पर्म्स को लेके नीचे आती है उसको हम वास डिफरेंस कहते हैं. कभी कभी उसका नॉर्मली वो बनती ही नहीं है, जेनेटिकली नहीं बन पाती है, या फिर कुछ पॉइजनिंग किसी तरह की या इन्फेक्शंस है, ट्यूबरक्लोसिस है, उन सब से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वो डक्ट ब्लॉक हो गई. या इजैकुलेटरी डक्ट होती है जिसके थ्रू वजाना में सीमेन डिपॉजिट होता है, स्पर्म्स जाते हैं, वो उसमें ब्लॉकेज हो जाता है ड्यू टू इन्फेक्शंस एंड ऑल. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज. तो ये पोस्ट टेस्टिकुलर कॉजेज हैं समझ लीजिए. कभी कभी क्या होता है वेसेक्टमी लोग करवा लेते हैं, वास डिफरेंस जिससे डक्ट से आता है उसको जब बंद कर देते हैं तो एक तरह से आपका ये फैमिली प्लानिंग है. पर कभी आपको लगता है नहीं हमें दोबारा से चाहिए, एंड जब दोबारा से आप उसको रीओपन करवाते हैं तो कुछ इस तरह के चेंजेस आने लगते हैं कि फिर वो प्रॉब्लम ठीक से हो नहीं पाता. बहुत दफ़े ऐसा होता है कि नर्व इंजरीज हो जाती हैं, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, नर्व इंजरी हो गई, तो उससे इस तरह की प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी की आ जाती है. या कोई बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन पेल्विस में हुआ जिससे कि नर्व्स डैमेज हो गई तो उससे भी हो सकता है. या कई तरह की न्यूरोपैथीज होती हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम कॉज कर सकती हैं. कोई प्रोस्टेट पे सर्जरी हुई किसी और वजह से तो उससे वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है. कभी कभी एबनॉर्मल कॉइटल प्रैक्टिसेस होती हैं जिसकी वजह से सही ढंग से सीमेन डिपॉजिट नहीं हो पाता है. या एक कंडीशन होती है इसको हाइपोस्पेडियस कहते हैं जिसमें कि प्रॉपर तरीके से सीमेन डिपॉजिट करना मुश्किल होता है. तो बहुत सारे कॉजेज़ हैं. समटाइम्स अ वेरी सिंपल कॉज जैसे कि वजाइनल लुब्रिकेंट्स हैं. इनिशियल स्टेज में मैरिज के बाद सम वीमेन फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट तो वो सिंपल लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं. इवन इफ दे आर नो केमिकल्स, इवन सिंपल लुब्रिकेंट्स कैन गिव राइज टू प्रॉब्लम्स लाइक दिस, क्योंकि वो स्पर्म्स की मोटिलिटी है और उसकी जो एक्टिविटी है वो उसको कम कर देते हैं. तो ये इन जनरल मेन कॉजेज़ हैं जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए. Majority of the causes of male infertility, they are either preventable or treatable, and सिर्फ वही causes जहाँ पे genetic defects हैं या जेनेटिक तरीके से कोई चीज़ बनी नहीं है, जैसे वास डिफरेंस ही नहीं बना है या आपकी जेनेटिकली प्रॉब्लम है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स हैं, उनको छोड़ के मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स कैन बी मैनेज्ड. और आजकल तो ART टेक्निक्स इतनी अच्छी आ गई हैं कि अगर 2-4 भी अच्छे स्पर्म्स हैं कहीं टेस्ट के अंदर तो उनको भी आप रिट्रीव करके और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं. मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसे
लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।